हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा बर्न का टॉपिक चल रहा था उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली थी। अब जो इसका बचा है वो इसका मैनेजमेंट बचा है, जिसमें इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, मेन मैनेजमेंट और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, यानी जब बर्न होता है तो उसके बाद क्या क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न्स। जो माइनर बर्न होते हैं या फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होते हैं? जिनमें एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, या जो बर्न होता है वो कहाँ होता है? आउटर स्किन पे, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न या माइनर बर्न। तो अब इसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड देंगे? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ़ द स्किन इज़ नॉट ब्रोकन, रन कूल वाटर ओवर द बर्न एरिया और सोक इट इन ए कूल वाटर। कहने का मतलब ये है कि जब बर्न हुआ उसके बाद देखना है कि स्किन ब्रोकन तो नहीं है, कटी तो नहीं है, ब्रोक तो नहीं हुई है। ओके, फिर क्या करना है कि पर्सन की वो जो बर्न एरिया है उसके ऊपर पानी डालना है। ठीक है, या तो पानी उसके ऊपर डाल सकते हैं या फिर जो बर्न एरिया है उसको वाटर के अंदर रखना है, पानी के अंदर रखना है। ओके, कितनी देर तक रखना है? कीप द एरिया इन वाटर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक ऐसे ही करना है। पानी डालना है या तो ऊपर, या उस बर्न एरिया को पानी के अंदर डुबा कर रखना है 5 मिनट तक। ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? एक क्लीन वेट टॉवल आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूस पेन। इसके अलावा एक गीला कपड़ा या गीला टॉवल भी जो बर्न एरिया है उसके ऊपर रख सकते हैं, उसको उससे ढक सकते हैं जितने भी 5-7 मिनट तक। ठीक है, अब ये ऐसा करते क्यों है? पेन को कम करने के लिए, क्योंकि जब बर्न होता है उसके बाद पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए जो है पानी में हाथ को डाला जाता है या गीला कपड़ा उसके ऊपर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बर्न कैन बी एक्सट्रीमली पेनफुल, रीअश्योर द विक्टिम एंड कीप देम काम। अब जो सेकंड अपना जो होगा वो ये होगा मैनेजमेंट में, कि जो बर्न हुआ है उस वजह से क्या होगा, जो पर्सन है उसको बहुत पेन होगा, दर्द होगा। तो हमको क्या करना है, उस पेश जो पर्सन है उसको रीएश्योर करना है, आश्वासन देना है, उसको शांत कराना है। ओके, तो ये हमारा दूसरा काम हुआ। नेक्स्ट होगा, आफ्टर फ्लशिंग कवर द एरिया विथ ए स्टेराइल बैंडेज और क्लीन क्लॉथ। जब हम 5-7 मिनट तक जब उसको क्लीन करा हमने वाटर से, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर जो बर्न एरिया उसके ऊपर या तो कोई कपड़ा कवर करना है या बैंडेज से उसको कवर करना है, स्टेराइल बैंडेज या स्टेराइल कपड़े से। ओके, क्लॉथ से। ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है इसके बाद, पेन मेडिकेशंस आल्सो विल बी गिवन। अब जितना हमने किया, कपड़ा लपेट दिया, सब कर दिया, उसके बाद क्या करना है कि पेन मेडिकेशंस भी देना ज़रूरी है ताकि पेन कम हो। ठीक है, तो जो माइनर बर्न होते हैं इनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना सा करने से ही ये ट्रीट हो जाते हैं। ओके, और ये जो है थोड़े टाइम के अंदर ही ये अपना ठीक हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात हो गई फर्स्ट एड की माइनर बर्न के। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, सीवियर बर्न। जो सेकंड और थर्ड डिग्री बर्न होता है उसमें क्या फर्स्ट एड दी जाती है? तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ट्राइंग टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ बर्न बाय कीप द पेशेंट फार फ्रॉम बर्न प्लेस। सबसे पहले जो सीवियर बर्न की कंडीशंस होती है ना, उसमें सबसे पहले हमको यही ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके हमको जो विक्टिम है या जो पर्सन है जो जला है उसको, जो बर्न प्लेस है, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा दूर हमको उसको ले जाना है। सबसे पहले यही काम करना है। दूसरा, रिमूव बर्न क्लोथिंग इफ़ इट रिमूव्स इजीली, अदरवाइज डोंट। अब दूसरा काम हमको क्या करना है कि अगर पर्सन जल चुका है, उसने कुछ कपड़े पहन रखे होंगे तो वो भी जलेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अब वो जो बर्न क्लोथिंग है, जो जले हुए कपड़े हैं, उनको रिमूव करना है। अगर वो रिमूव हो रहे हैं, अगर वो स्किन से चिपक गए हैं, ठीक है, अगर स्किन से चिपक गए हैं तो उनको रिमूव नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो स्किन भी उसके साथ पील हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर इजीली अगर क्लॉथ कपड़े जो उतर रहे हैं, हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो ही उतारने हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद, मेक श्योर द विक्टिम इज़ ब्रीथिंग
इफ़ ब्रीथिंग स्टॉप CPR विल बी गिवन। अब क्या करना है कि जो विक्टिम है अगर वो ब्रीथ कर रहा है तो ठीक है, और अगर ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो CPR देना ज़रूरी है उसी टाइम। ओके, नेक्स्ट वन, कवर द बर्न विथ ए कूल एंड क्लीन क्लॉथ। अब जो पर्सन जहाँ से जला है उसको कवर करना है एक ठंडे और गीले कपड़े से, ठीक है। ऐसा क्यों करना है? ताकि थोड़ा उसको पेन कम हो। नेक्स्ट वन, डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट्स एंड अवॉइड ब्रेकिंग ब्लिस्टर्स। जो जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ पे कोई भी ऑइंटमेंट का यूज़ नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। दूसरा, ऐसा कुछ भी प्रेशर वगैरह नहीं देना स्किन पे जिससे ब्लिस्टर्स जो वहाँ बने हैं वो ब्रेक हो। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट गिव प्रेशर और बर्न एरिया। जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है स्किन को जिससे ब्लिस्टर्स जो है ब्रेक हो जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कंटिन्यू टू मॉनिटर विक्टिम्स वाइटल साइंस अंटिल एम्बुलेंस अराइव। CPR अगर ब्रीथिंग नहीं है तो CPR हमने दे दिया, ठीक है। अगर पेशेंट की कंडीशन जो स्टेबलाइज हो गई तो अब क्या करना है, कंटिन्यू जो है पेशेंट को चेक करते रहना, उसके वाइटल साइंस को देखते रहना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती या मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो जाती अगर सीवियर बर्न है तो। ओके, तो ये बात हो गई फर्स्ट एड की माइनर बर्न और सीवियर बर्न में। अब बात करते हैं अपन इसके मेन मैनेजमेंट की। तो जो बर्न का मेन मैनेजमेंट है ये 3 फेजेस में चलता है, इमीडिएट फेज, इंटरमीडिएट फेज एंड लॉन्ग टर्म फेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी इमीडिएट फेज की। तो बर्न के बाद, जलने के बाद जो शुरू के 2 से 3 दिन होते हैं उस फेज़ को बोलते हैं इमीडिएट फेज आफ्टर बर्न। ओके, अब इसमें क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे मैनेजमेंट किया जाएगा बर्न का। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, इनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एयरवे मैनेजमेंट की। तो airway management of burn is an extremely important point because person who are burned on face and neck or who inhale inflame steam or smoke may have edema in airway। इस पॉइंट का मतलब ये है कि एयरवे मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है अगर पर्सन चेस्ट या नेक के यहाँ से बर्न हुआ है। कहाँ से बर्न हुआ है? चेस्ट में या नेक में अगर पर्सन के बर्न हुआ है तो एयरवे मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, अगर इनहेलेशन इंजरी है, किसी पर्सन ने स्मोक या इनफ्लेम्स जो होती हैं, आग वगैरह जो धुआं होता है वो अगर इनहेल कर लिया है ज़्यादा टाइम तक तो उस वजह से जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए इस कंडीशंस में एयरवे मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल कोज सॉरी द एयरवे सीक्रीशंस मस्ट बी रिमूव एंड एडमिनिस्टर्ड ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। अब जो सबसे पहला काम क्या करना है हमको एयरवे मैनेजमेंट में, जो एयरवे है उसको क्लीन करना है, जो सीक्रीशंस वहाँ जमा हो रखे हैं। क्योंकि अगर मान लो जो बर्न की इंजरी होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो अगर कोई पर्सन इनहेल कर चुका है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जो एयरवे होगा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस वजह से म्यूकस का सीक्रीशन बढ़ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो म्यूकस सीक्रीशन अंदर जमा है, म्यूकस जमा है, उसको क्लीन करना है। दूसरा, यहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग्स देनी है। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करेगी, जो ब्रोंक्योस कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखे हैं इन्फ्लामेशन की वजह से वो डायलेट हो जाएंगे। दूसरा, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स क्या करेंगे, जो म्यूकस बन रहा है उसका ये ब्रेक डाउन करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ब्रीथिंग को मेंटेन किया जा सकता है पर्सन की। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी भी देना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन पर्सन को नॉर्मली नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसा रहा तो वाइटल ऑर्गन्स जो है उनमें इंजरी या डैमेज हो सकता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये बात हो गई एयरवे मैनेजमेंट की। सेकंड मतलब बात करें फ्लूइड मैनेजमेंट की, तो जैसा मैंने आपको बताया था पैथोफिजियोलॉजी में बर्न की, कि जैसे ही इन्फ्लामेशन होता है तो उस वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो है फ्लूइड लीक होने लग जाता है और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन हो जाती है। तो अगर हाइपोवोलेमिया कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है तो फ्लूइड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो इसकी बात कर लेते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट। आफ्टर एन एयरवे स्टेबलाइजमेंट,
सर्कुलेशन सपोर्ट आल्सो नीडेड बिकॉज बर्न इंजरीज कॉज फ्लूइड लॉस। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बर्न इंजरीज होती है उनमें फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे सर्कुलेशन मैनेज करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड रिजर्जिटेशन रिक्वायर्स इफ बॉडी सरफेस एरिया अफेक्ट्स मोर देन 50% इन एडल्ट्स एंड मोर देन 10% इन चिल्ड्रन। फ्लूइड रिजर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में एक साथ फ्लूइड देना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजर्जिटेशन। तो अब ये कब करेंगे, जब अगर जो एडल्ट्स हैं उनमें बॉडी सरफेस एरिया 15% से ज़्यादा बर्न हुआ है। रूल ऑफ 9 से काउंट कर लिया बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, ओके। तो अगर एडल्ट्स में 15% से ज़्यादा बर्न हुआ है या जो बच्चे हैं उनमें 10% से ज़्यादा बर्न हुआ है तो उसमें फ्लूइड रिजर्जिटेशन करना जरूरी है। रिजर्जिटेशन का मतलब क्या है कि लार्ज अमाउंट में एक साथ फ्लूइड देना जरूरी है, ओके। तो अब यहाँ पे जो फ्लूइड हम देंगे मैनेज करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट को हम कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने आपको रूल ऑफ 9 में बताया था कि जो बॉडी सरफेस एरिया हम काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट का पता लगाते हैं या फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका कैलकुलेशन जो करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, पार्कलैंड फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के थ्रू हम फ्लूइड का कैलकुलेशन करते हैं, ओके। अब जो यहाँ पे फ्लूइड दिया जाता है वो होता है रिंगर लैक्टेट। यूजुअली जो प्रीफर फ्लूइड होता है वो रिंगर लैक्टेट ही होता है, ओके। तो अब इस फॉर्मूला की अपन बात कर लेते हैं किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला है पार्कलैंड 4 ml इंटू के जी बॉडी वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 4 ml इंटू कितना बॉडी वेट है केजी में और कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, ओके। तो इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके फ्लूइड रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। अब जो भी फ्लूइड आएगा टोटल बॉडी फ्लूइड जितना देना है, ओके, तो उसको अब डिवाइड करेंगे। तो जो हाफ होगा उसका वो तो देना है पहले के 8 घंटे में, जो शुरुआती 8 घंटे होते हैं उसमें हाफ देना है। फिर जो बचता है उसको नेक्स्ट 16 घंटे में देना है, जो आफ्टर जो 16 घंटे हैं उनमें नेक्स्ट रिमेनिंग को देना है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, फॉर्मूले की। तो सबसे पहले तो 4 ml यहाँ आ गया इंटू, अब मान लो जो पर्सन है उसका बॉडी वेट है 70 kg, ओके। नेक्स्ट वन बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है 18%। हमने रूल ऑफ 9 से काउंट कर लिया तो ठीक है, उसमें बॉडी सरफेस आएगी 18% बर्न हुआ है। तो ये हो गया ये फॉर्मूला में ऐड। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आया 5040 ml या 5 लीटर, अप्रोक्सीमेट 5 लीटर फ्लूइड हमको पेशेंट को देना है इस हिसाब से। तो अब उसको कैसे अपन डिवाइड करेंगे, जो 2500 ml है, ठीक है, 2520 ml जो फ्लूइड है वो तो देना है शुरुआती 8 घंटे में, और जो बाकी का जो आधा है 2520 ml जो लान रिमेनिंग वो कब देना है, नेक्स्ट 16 घंटे में, यानी 24 घंटे में हमको शुरुआती 8 घंटे में आधा और 16 घंटे में नेक्स्ट हमको आधा देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लूइड कैलकुलेशन होती है। और कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इमीडिएट फेज़ के बाद इंटरमीडिएट फेज़ की। तो जो इंटरमीडिएट फेज़ होती है ये स्टार्ट होती है आफ्टर इमीडिएट फेज़, और कितने दिन का टाइम पीरियड होता है इसका, 10 से 20 दिन का। बर्न होने के बाद जो 10 से 20 दिन है वो होती है इंटरमीडिएट, ओके। अब इसमें क्या क्या केयर इन्वॉल्व होती है, वुंड केयर यहाँ पे होती है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, पेन मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो ये इस तरह की जो पॉइंट है यहाँ पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं वुंड केयर की। तो इट इज़ मेन गोल इन बर्न इंजरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एनी कॉम्प्लिकेशंस। अब हमने एयरवे मैनेजमेंट तो कर दिया, फ्लूइड मैनेजमेंट भी कर दिया, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, बट यहाँ पे अब जो वुंड हुआ है, जो इंजरी हुई है बर्न की वजह से, उसको भी केयर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि जो स्किन की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन या नहीं रहेगी, स्किन जल गई है तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो हमें प्रॉपरली वुंड केयर करनी है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर ड्रेसिंग शुड बी नीडेड टू कवर द वुंड। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग भी करना ज़रूरी है, एंटीसेप्टिक जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करके, ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन ग्राफ्ट्स आल्सो शुड बी डन टू कवर द वुंड लाइक पिग स्किन
पेशेंट ऑन स्किन एंड ए कैडेवर स्किन। यहाँ पे स्किन ग्राफ्ट भी कर सकते हैं। जो बर्न होते हैं उनमें यूजुअली स्किन ग्राफ्ट भी किया जाता है। उसमें कैसे करते हैं कि या तो किसी एनिमल की स्किन ले लेते हैं, या पेशेंट खुद की किसी अदर बॉडी पार्ट की स्किन ले लेते हैं, या किसी डेड बॉडी की स्किन भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी एनिमल की स्किन ले रहे हैं, लाइक पिग की स्किन ले रहे हैं, तो उसको जीनोग्राफ्ट बोलेंगे। अगर पेशेंट की खुद की बॉडी की स्किन ले रहे हैं तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोलेंगे। अगर किसी डेड बॉडी की स्किन ले रहे हैं, केडेवर का मीन होता है डेड बॉडी, अगर उसकी स्किन ले रहे हैं तो उसको होमोग्राफ्ट बोलेंगे। तो इसके इस तरह से स्क्रीन ग्राफ्टिंग करके भी वुंड केयर की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो इन्फेक्शन का जो प्रिवेंशन करेंगे उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देके, जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं, ये हमको पेशेंट को देनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये बात हो गई इंटरमीडिएट फेज। और नेक्स्ट वन जो है, लास्ट वन फेज, लॉन्ग टर्म फेज है। लॉन्ग टर्म फेज क्या होती है कि जो रिहेबिलिटेशन फेज, इसको रिहेबिलिटेशन फेज भी बोला जाता है, रिकवरी फेज बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हो जाती है? जब पेशेंट इंजरी होती है पेशेंट को और पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, तब से ही जो है रिहेबिलिटेशन फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पेशेंट की जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको हमको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। जिसके लिए पेशेंट को क्या होता है, जो है थेरेपी दी जाती है, लाइक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, और भी जो रीएश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, मेंटली उसको स्टेबल किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ताकि वो आगे चल के अपनी जो लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उनको नॉर्मली चला सके, अपनी लाइफ को नॉर्मली चला सके। इसके लिए ये एक फेज़ दी जाती है। ओके, रिहेबिलिटेशन फेज़। तो ये बात होगा इसके मेन मैनेजमेंट की। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।